तारीख थी 10 अप्रैल 1992। अपनी शादी के सिर्फ 6 महीने बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैम किनीसन रोड पर जा रहे थे और यहाँ पर एक ट्रक से इनकी अचानक टक्कर हो जाती है। इस ट्रक को सिर्फ एक 17 साल का लड़का चला रहा था। एक्सीडेंट यहाँ पर बहुत भयंकर हुआ, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर सैम किनीसन का एक दोस्त इनकी गाड़ी के पीछे आ रहा था और जब एक्सीडेंट हुआ तब उनका सैम किनीसन का वही दोस्त उस गाड़ी से उतरता है और सैम को देखने के लिए भागता है और जब वो उनके पास पहुंचता है तब सैम के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि आई डोंट वांट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता। ये सब देखकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सैम किसी से बात कर रहा है और फिर अगला शब्द सैम के मुंह से निकला वो था बट वाई और तीसरा शब्द जो उनके मुंह से निकला वो था ओके ओके और इसी शब्द के साथ सैम की वहीं पर मौत हो जाती है और उसके साथ जो उनकी पत्नी थी वो काफी सीरियस तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। अब यहाँ पर ये सब कुछ देख लेने के बाद सैम का वही दोस्त एक व्यक्ति को फोन लगाता है जिसका नाम था टॉड कैरोल। इस सब हादसे के बाद जानकर टॉड के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो फटाफट से अपने दोस्त नॉर्मन जियोसन को फोन लगाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद उसको भी एक बार तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसने कहा कि तुम घबराओ मत, ये मात्र एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। आखिरकार ये लोग कौन थे और सैम किनीसन के साथ आखिरकार क्या हुआ था और इन लोगों को किस बात की चिंता थी, ये सब कुछ जानेंगे आज की हम स्टोरी में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपकी जो भी राय हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं और साथ में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सब कुछ जानने के लिए कि आखिरकार इनके साथ क्या क्या हुआ था और यहाँ कई लोगों की जाने गई थी, वो किस कारण गई थी, तो चलिए जानते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक और कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी यहाँ पर कुछ ऐसी है। एक लड़का होता है जो कनाडा के पहाड़ी इलाकों में रहा करता था जिसे बफे आइलैंड कहा जाता है। वहाँ पर रहने पर ऐसा लगता है कि जैसे मानो यही हमारी पूरी दुनिया है। हम वो खूबसूरत पहाड़ों के अलावा उसके लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता था। लेकिन उसका ये वहम उस दिन टूट जाता है जब वो एक ऐसी लड़की को देखता है जिसे देखने के बाद उसका समय रुक जाता है। वो काले लंबे बाल, गुलाबी गाल, समुद्र से गहरी उसकी आंखें देख लेने के बाद वो लड़की उसे एक अधूरी ख्वाहिश की तरह नजर आने लगी थी। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश एक अधूरे सपने में बदल जाती है जब उसे इस बात का पता चलता है कि ये लड़की किसी काम के लिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर आई है और उस लड़की के यहाँ से चले जाने के बाद इन पहाड़ों में उसे कुछ ना कुछ कमी खलेगी, उसे कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी। इसके बाद वो इस बात को भी जानता था। वो चुपचाप उसके प्लेन में जाकर छुप जाता है और अंत में वो पहुंच जाता है कनाडा के उन पहाड़ी इलाकों से दूर टोरंटो शहर में, जो कनाडा का एक सबसे मशहूर शहर है। वहां पर पहुंचने पर उसकी एक ऐसे व्यक्ति से जान पहचान हो जाती है जो एक बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी था। वो अपने बच्चे की जान को बचता देखकर उसके पिता इस लड़के को बहुत पैसा देते हैं। बाद में ये उस पैसे से धंधा शुरू करता है, बिजनेस करता है और एक बहुत अमीर आदमी बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी का पहले वाली कहानी से क्या लेना देना है, लेकिन अभी जरा रुकिए, आप लोगों को आगे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ये एक लोकगीत है जो कि कनाडा की पहाड़ी इलाकों में बहुत मशहूर है। ऐसे ही इस लोकगीत को एक दिन नॉर्मन जोसेस सुन लेते हैं और इस लोकगीत के पीछे एक कहानी उन्हें पता चलती है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बाद में वो इस कहानी पर एक मूवी बनाना चाहता था क्योंकि वो एक डायरेक्टर था। अब मूवी के लिए क्या चाहिए होता है? मूवी के लिए चाहिए एक स्क्रिप्ट और एक स्क्रीन प्ले। इस कहानी को बताया जाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम था टॉड कैरोल, जो कि हॉलीवुड का एक मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर था। कहानी को सुन लेने के 2 से 3 साल बाद उसने इस पूरी स्क्रिप्ट को, स्क्रीन प्ले को तैयार कर लिया था। इस कहानी को देख लेने के बाद एक
प्रोडक्शन हाउस भी इसमें पैसा लगाने के लिए कूद पड़ा, जिसका नाम था यूनाइटेड आर्टिस्ट। अब यहाँ पर इस फिल्म को, जो कि ये कनाडा की कहानी थी, इसे यूएस बेस बना दिया गया, जो कि पहाड़ों का इस फिल्म में बेस था। वो जो शूट होना था वो तो होना था अलास्का में, और उसके बाद यहाँ पर न्यूयॉर्क का सीन शूट होना था, वो होना था टोरंटो की जगह पर। अब ये सब कुछ ठीक चल रहा था। अब चाहिए था इस मूवी के लिए एक एक्टर। इसी के साथ शुरू होती है इस कहानी की असली कहानी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1982 में एक मशहूर हॉलीवुड के एक्टर और कॉमेडियन थे जिनका नाम था जॉन बेलुशी, जो कि पहली बार इस फिल्म के लिए साइन होने वाले थे। उन्होंने स्क्रिप्ट को पढ़ा और स्क्रिप्ट को पढ़ लेने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस रोल को करने वाला हूँ। 1982 की शुरुआत में उन्होंने स्क्रिप्ट के लिए हाँ की थी। उसके बाद उनकी 3 महीने बाद 5 मार्च को बेलुशी एक होटल में पाए जाते हैं, लेकिन वो मरी हुई हालत में पाए जाते हैं। उन्हें उनके ट्रेनर बिल ने उठाया और देखा कि बेलुशी मर चुके हैं। उस समय पर उनकी उम्र सिर्फ 33 साल की थी। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई, फोरेंसिक रिपोर्ट आई, तब पता चला कि उन्होंने बहुत सारा नशा किया हुआ था, और ये जो नशे का डोज था ये आम नहीं था, ये किसी ने जानबूझकर उन्हें दिया था। इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत पूछताछ होती है, पुलिस वाले लगे रहते हैं कि कैसे इस केस को सॉल्व किया जाए, और ऐसे ही 2 महीने के बाद एक औरत सामने आती है जिसका नाम था कैथरीन स्मिथ। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ही बेलुशी को उस रात इतना ज्यादा ड्रग दिया था, और इस तरह से इस फिल्म ने अपना पहला लीड एक्टर खो दिया था। अब बाद में फिर से रिकास्टिंग की बारी आ चुकी थी। अब ये कुछ होते होते 4 साल निकल जाते हैं। अब साल आया 1986 का। यहाँ सैम किनिसन हॉलीवुड के कॉमेडियन और एक्टर थे। उन्होंने इस मूवी, जिसका नाम अटूक रखा गया था, उसके लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया, और वो इसके लिए मान भी गए। इस तरह 1988 में इस मूवी की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। 8 दिन का यहाँ पर शूट भी हो चुका था, लेकिन 8 दिन के बाद सैम किनिसन ने कहा कि ये स्क्रिप्ट कुछ अच्छी नहीं लग रही है, इसमें कुछ रीराइट किया जाए। बाद में और रीराइट किया गया। सैम किनिसन ने कहा कि इसमें और चेंजेस किए जाए। इधर डायरेक्टर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा चेंज हम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह यहाँ शुरू हो जाता है इनके बीच का झगड़ा, और ये जो कि एक लॉ सूट में बदल जाता है। ऐसे ही करते करते यहाँ पर 4 साल और निकल जाते हैं। 1992 आ जाता है, और सैम किनिसन ये मान जाते हैं, और इस मूवी को फिर से शुरू किया जाता है। लेकिन फिर वही तारीख आती है 10 अप्रैल 1992। सैम किनिसन अपनी बीवी के साथ जा रहे थे, और अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और बाद में, जैसा कि मैं आप लोगों को शुरू में बता चुका हूँ कि वो कह रहे थे आई डोंट वांट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा उन्होंने 2-3 बार कहा था, और बाद में कहा बट व्हाई, ओके। ये चीजें वो किसी से बात करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि देखा जाए तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं खड़ा था। इस तरह से इस मूवी अटूक का दूसरा लीड हीरो भी मर जाता है। यहाँ 2 साल और निकल जाते हैं। टाइम आता है 1994 का। जॉन कैनेडी एक एक्टर को इस मूवी के लिए ऑफर किया जाता है। वो स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, उन्हें ये अटूक मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, और वो इस रोल को हाँ कर देते हैं। लेकिन 4 मार्च को वो एक नाइट के लिए शो कर रहे थे, वहां पर हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि कैंडी ने अपने एक दोस्त माइकल और डोंगियो को ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी थी, और वो भी इस मूवी को किसी कास्ट के रूप में ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन उसी साल नवंबर के महीने में उनकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर साल ऐसे ही करते करते आ जाता है 1997 का। यहाँ पर ये फिल्म एक बार फिर से प्रोडक्शन स्टेज पर आ जाती है। इस समय एक एक्टर थे क्रिस फेयरले, उनको अप्रोच किया जाने लगा। देखिए, ये जो क्रिस फेयरले थे, इनके आइडियल थे जॉन बेलुशी, जो कि इस मूवी के साथ जुड़ने के बाद मरने वाले पहले व्यक्ति थे। अब यहाँ पर क्रिस को लगा कि वो अपने एक आइडियल का रोल करने वाले हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा प्राउड वाला मोमेंट बन गया। लेकिन अपने आइडियल की तरह वो भी सिर्फ 33 साल की उम्र में एक होटल में पाए जाते हैं, वो भी ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उनकी भी मौत हो चुकी थी। इस तरह से ये 5वें व्यक्ति बन जाते हैं इस मूवी के साथ जुड़ने के बाद मरने वाले व्यक्ति। इन्होंने भी एक काम किया था, इन्होंने ये स्क्रिप्ट अपने एक दोस्त फिल आर्टमैन को सुनाई थी।
उन्होंने स्क्रिप्ट को पढ़ा था और 5 महीने के बाद उनकी एक बहुत खतरनाक तरीके से मौत हो जाती है। दरअसल हार्टमैन की वाइफ ने उन्हें मार दिया था। उनकी वाइफ का नाम था ब्रेन हार्टमैन और उन्होंने रात को 3 बजे गोली से मार दिया था। अब वजह क्या थी ये भी आज तक किसी को पता नहीं चली और बाद में अपने एक दोस्त को फोन किया और कहा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। उसको लगा कि ये शायद कोई मजाक होगा, लेकिन बाद में जब वो थोड़ा सा सीरियस हुआ तब वो उनके घर पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि हाँ, इसने अपने पति को मार दिया है और पुलिस के आते आते उसने खुद को भी मार लिया। अब ये एक अलग ही कहानी शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये सब कुछ होता देखकर इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर और प्रोडक्शन हाउस वाले समझ जाते हैं कि इस मूवी के साथ बहुत बुरी चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस मूवी को खास तौर पर लीड रोल को करने पर सोचता है वो जल्दी से दुनिया को छोड़कर चला जाता है। हालांकि 1-2 बार इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन अचानक से इस तरह से सबका मर जाना शायद कोई इत्तेफाक ना हो। उसके बाद इस मूवी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसकी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसे किसी को भी नहीं दिखाया और पढ़ाया जाता। हालांकि इन्होंने बाद में ट्राई भी किया था इस मूवी को डन किया जाए, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट थी इस मूवी की कहानी बहुत अच्छी होगी, लेकिन बाद में किसी भी एक्टर ने इस मूवी को करने के लिए हामी नहीं भरी, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर डर था कि शायद ये बात सच हो सकती है कि जो व्यक्ति इस मूवी के लीड रोल को करने के बारे में सोचेगा वो मरेगा ही मरेगा। इस तरह से ये मूवी हमेशा हमेशा के लिए उस डायरेक्टर के दिमाग में चलती रही, जो कि कभी पर्दे पर उतार ही ना सका। आप खुद ही देख लीजिए, इस मूवी स्क्रिप्ट के कारण 7 से 8 लोग मारे जा चुके थे। सबका एक अलग अलग रीजन था और एक ने तो अपने ही पति को मारकर खुद को गोली मार ली थी। अब इसका क्या कारण था ये भी आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। और बाद में जब इस मूवी को चलाने की कोशिश की गई तब कोई भी एक्टर इस मूवी को लीड रोल करने के लिए नहीं माना, क्योंकि यार देखा जाए तो हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। अब इस स्क्रिप्ट में क्या था क्या नहीं, के साथ कौन सी चीजें जुड़ी हुई थी, कौन सी भूतिया चीजें या रिचुअल्स वाली चीजें, कुछ भी हम कह सकते हैं, जुड़ी हुई थी, ये आज तक भी किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन जो स्क्रिप्ट के डायरेक्टर थे वो पता नहीं जिंदा कैसे बच गए। हमारे लिए तो अच्छी बात है वो जिंदा बच गए, लेकिन बाकी 7-8 लोग जो मरे थे उनका रहस्य क्या था वो भी आज तक पता नहीं चल पाया। तो ये थी पूरी कहानी अटूक स्क्रिप्ट की, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब आप लोगों का इस कहानी के बारे में, इस स्टोरी के बारे में, इस अटूक स्क्रिप्ट के बारे में क्या कहना है? आप लोगों की क्या राय है? मुझे आप लोगों की राय जाननी बहुत जरूरी है, तो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट जमीन मजादा को कमेंट पिक में डू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।